जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारी हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट यानी आप लोगों ने देखा ही होगा कि जीडी की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। हमारे पास 1.5 महीना टाइम बचा है। तो हिस्ट्री की मैं जो दिल्ली सल्तनत अभी करवा रहा था, उसकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6-7 दिन में पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगा जो इम्पोर्टेंट है। बाकी प्रैक्टिस सेट खूब करवाऊंगा क्योंकि प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार। प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो इस तरीके से कराऊंगा कि आपका रिवीजन हो जाए। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताऊंगा और इसकी शॉर्ट में रिवीजन करवा दूंगा कि हाँ ये क्यों थी। तो उस तरीके से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोग का भी, क्योंकि शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा। और बाकी हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, पॉलिटी की, तो ये 3 जो सब्जेक्ट है सिर्फ मेरा क्लास कर लो, हो जाएगा कवर। मैं सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दूंगा। और बाकी मैथ, रीजनिंग और बाकी सब्जेक्ट है वो सब आप यूट्यूब से और किसी टीचर से करें। और अगर आप हिस्ट्री ये सब भी अगर करना चाहेंगे तो टाइम नहीं बचा है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो तो मैं करवा ही दूंगा। बस इसी को सही से कर लो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के शासक जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसके बारे में हिस्ट्री क्लास में डिटेल में बताया था। तो जो लोग हिस्ट्री क्लास नहीं किए हैं, तो वो पहले कर ले, तब आपको समझ में आएगा। जो कर लिए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने ये बाजार नियंत्रण नीति जो लगाया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहला ऑप्शन आ जाता है व्यापारिक को प्रोत्साहन देना, यानी सेना के वेतन में वृद्धि करना, महंगाई पर नियंत्रण और सेना को सस्ता राशन उपलब्ध कराना, और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर हो जाता है सी। जो शासक जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये जो दिल्ली सल्तनत की सेकंड सल्तनत थी, कौन सी, खिलजी वंश, उसका ये शासक था जो काफ़ी प्रसिद्ध शासक ये रहा अलाउद्दीन खिलजी। वो बाजार नियंत्रण लागू नीति करता है, जिसके कारण उसका मुख्य उद्देश्य था महंगाई पर नियंत्रण करना और सेना को सस्ता राशन देना, जो कि सेना आगे तक सही फ्यूचर अपना डिसाइड कर सके। अगर महंगाई ज़्यादा रहेगा तो सेना को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, अगर कम पैसा देगा तो सेना उसके खिलाफ जाएगी। तो इसके कारण ये नीति लाता है, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहता है। तो आंसर सी हो जाता है इसका। और अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल अस्थायी सेना रखी, जिसके कारण ज़्यादा राशन देना होता है, तो इसके लिए सस्ता करना पड़ा इसको। और सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। कम वेतन देगा तभी ना वो राशन सस्ता लेगा। अगर ज़्यादा महंगाई बढ़ जाए तो कम वेतन में कहाँ से वो गुजारा कर पाएगा। तो इसके सेना में क्यों रहेगा, कहीं और नहीं चल जाएगा। तो जिसके कारण ये महंगाई नियंत्रण नीति लाई गई थी। और इसलिए वस्तु के दास और इसलिए वस्तु के दाम नियंत्रण के लिए, ताकि हम कम वेतन में भी सैनिक जीवन यापन कर सकें। यह नीति आर्थिक सुधार से अधिक सैन्य आवश्यकता से जुड़ी थी। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन करेंगे और उसकी लास्ट में डीप एक्सप्लेनेशन के साथ उसका शॉर्ट रिवीजन करेंगे। तो ये काफ़ी आपको बेनिफिट देने वाला है। तो दूसरा क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल ने के समय लागू हुई थी। तो ये कौन लगाया था। तो ये लगाया था लॉर्ड कार्नवेलियन। तो ये कब लगाया था, तो 1793 में लगाया था। तो ये सब मैं अभी हिस्ट्री के टॉपिक में नहीं कराया हूँ, लेकिन ये सब कराऊंगा अच्छे से डिटेल में। और अभी आप प्रैक्टिस सेट में कर लो, इससे आपका शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा, या पता चल जाएगा कि हाँ ये था। जो कार्नवालिस था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, और ये अस्थायी बंदोबस्त को इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। और इसमें जमींदारों को भूमि का मालिक मानकर उससे निश्चित लगान तय किया गया था। यानी ये जो अस्थाई बंदोबस्त था या इस्तेमारी बंदोबस्त, इसमें ज़मींदारों को एक भूमि दी गई थी। जो ज़मींदार थे, जो किसान से कर वसूलते थे, उनको भूमि का मालिक बनाकर उनसे निश्चित लगान लिया गया। यानी आप इतना मान लो महीना का 10,000 आपसे लेंगे, बाकी आप किसानों से जितना ले सकते हैं। तो ये जो ज़मींदार लोग था, किसानों पर काफ़ी अत्याचार करता था और उनसे ज़्यादा पैसा लूटता था, और ब्रिटिश को जो शासक थे उसे कम देता था। तो इसे ब्रिटिश शासक को अस्थायी आय मिली, लेकिन किसान शोषित हुआ, यानी किसान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है इससे। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो जब 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा तभी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जो कानपुर से कौन कर रहा था, तो नाना साहेब कर रहे थे। कानपुर विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। यानी ये जो बाजीराव थे, पेशवा के बाजीराव द्वितीय दत्तक पुत्र थे, यानी गोद लिया हुआ पुत्र था, जिसके कारण नाना साहब को पेंशन बंद कर दिया गया था। यानी अंग्रेजों ने एक नीति लाया था, जिसके कारण अगर कोई ओरिजिनल बेटा नहीं रहा तो उसको राजा नहीं माना जाएगा या पेंशन दिया नहीं जाएगा। तो इसके कारण नाना साहब विद्रोह करते हैं। और 1857 के विद्रोह में
अगर देश प्रेम रहता तो विद्रोह आज़ादी हमें कब का मिल चुका रहता, लेकिन यहाँ सब अपने फ़ायदे के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जैसे नाना साहब तो उनको पेंशन बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और अंग्रेज़ों द्वारा पेंशन ना दिए जाने से वे असंतुष्ट थे, जिसके कारण वो विद्रोह करते हैं नाना साहब। फिर देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। उनका नारा था बंदों की ओर लौटो, यानी बंदों की ओर लौटो, और उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिवाद और अंधविश्वास का विरोध किया। यानी मूर्ति पूजा, जातिवाद और अंधविश्वास जो काफ़ी फैल चुकी थी उसका विरोध किया। कौन? तो दयाराम सरस्वती ने। फिर देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्या क्वेश्चन क्या कहता है, अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए थे? तो वह मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए थे, तो ये मैं जब इसकी क्लास करा रहा था हिस्ट्री की, तो वहाँ पे मैं आपको बताया था अच्छे से। तो अशोक के अभिलेख सबसे ज़्यादा लिखे गए थे सी प्राकृत भाषा में। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, अशोक की अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में तथा ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में है। इसका उद्देश्य आम जनता तक संदेश पहुंचाना था। यानी इसका शिलालेख का था कि जो अशोक जो बौद्ध धर्म अपनाता है, उसमें जो अपना आवाज़ आम जनता तक पहुंचाने के लिए ये सब लिखवाता है। और इसे सबसे पहले कौन पढ़ता है, तो जेम्स प्रिंसप पढ़ते हैं 1838 या 37 में। कौन पढ़ता है? जेम्स प्रिंसप ने। फिर देखते हैं छठा क्वेश्चन, इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की? तो इसकी रचना करते हैं हरिशेष ने, जो इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना हरिशेष की। और इलाहाबाद प्रशासनिक समूह समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करती है। इसकी रचना उनके दरबारी कवि जो हरिशेष ने की थी। यह गुप्त इतिहास का प्रमुख स्रोत है। जब मैं गुप्त साम्राज्य पढ़ा रहा था तो भी मैं इसे अच्छे से बताया था, लेकिन आप लोगों को याद नहीं हो तो ये रिवीजन हो गया। जो इलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त की उपलब्धि थी, उसका वर्णन किया जाता है, और ये हरिशेष ने लिखवाया था। फिर देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, किस गवर्नर जनरल की नीति है? यानी ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, यानी ये जो एक्ट है वो किस गवर्नर जनरल की नीति थी? तो यह थी तीसरा, जो लॉर्ड डलहौजी की नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं तो लॉर्ड डलहौजी ने यह नीति लागू किया कि जिसके तहत जिन भारतीय राजाओं का प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होता उनका राज्य अंग्रेजों में मिला लिया जाता था, और इसके कारण 1857 का विद्रोह होता है। यानी मैं जो ऊपर बताया कि अंग्रेजों ने एक नीति लाता है, जो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके कारण ये बोलते हैं कि हाँ, अगर जो राजा का उत्तराधिकारी यानी बेटा नहीं रहा या गोद लिया, जैसे रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ती है, उनका जो पुत्र रहता है दामोदर, वो उनका ओरिजिनल नहीं रहता, वो गोद लिया हुआ रहता है, जिसके कारण अंग्रेज लोग उनके राज्य को अपने में शामिल करना सोच रहे थे। जो कि ये नीति ला चुके थे कि हाँ, जिनका ओरिजिनल पुत्र नहीं रहा, गोद लिया हुआ रहेगा, तो उनको नहीं माना जाएगा, कि उसका उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। तो जिसके कारण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ाई करती हैं झांसी से। तो वो सब 1857 की क्रांति, जब ये पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा। फिर देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रेलवे किस वर्ष शुरू हुई थी? तो पहली बार 1853 में हुई थी। जो 1853 में हुई थी, कहाँ से कहाँ तक, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 1853 में मुंबई से ढाने की बीच पहली रेल चली थी। क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल चली, और इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक नियंत्रण और कच्चे माल की ढुलाई था। यानी ये तो आप लोग समझ गए होंगे। ये रिवीजन के तौर पे भी काफ़ी बेनिफिट करेगा आपको। चोरी चोरा की कांड यानी चोरी चोरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? तो जो असहयोग आंदोलन था, ये असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1920 या 19 या 20 में, ऐसा आई थिंक, थोड़ा कंफ्यूजन हूँ मैं भी। ये असहयोग आंदोलन हुआ था, गांधी जी शुरू करते हैं। और ये जो चोरी चोरी कांड है, ये ये भी सॉरी, चोरी चोरा कांड में क्या होता है कि एक जगह के लोग काफ़ी भड़क जाते हैं, और वो लोग एक पुलिस स्टेशन में यानी हमला कर देते हैं, और पूरी स्टेशन को आग लगा देते हैं। और जिसके कारण गांधी जी अहिंसा के रास्ता पे चलते थे, तो उन्होंने जो असहयोग आंदोलन था उसे वापस ले लिया, कि इसके कारण भड़क जाएगी ज़्यादा जो अंग्रेजी जनता, और फिर वो हमला कर देगी, और असहयोग आंदोलन यानी शांतिपूर्वक हम कुछ भी करेंगे तो वो नहीं कर सकेगी। क्योंकि गांधी जी काफ़ी विद्वान आदमी थे, इसके कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। और 1822 में चोरी चोरा
से हिंसा हुई और गांधी जी ने अहिंसा के पक्ष की धार से, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और ये भी जब मैं गांधी युग पढ़ाऊंगा, जब गांधी जी 1915 में आते हैं, तब वहाँ काफ़ी अच्छे से डिटेल में आपको बताऊंगा। फिर आता है 10वां क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1985 में हुई। कौन करते हैं? तो ए ओ हैमू, ये इनका नाम था। तो देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन में दे ही दिया है। तो 1885 में ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। पहली अधिवेशन बम्बे में हुआ और अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वायसराय डॉफ्रिन बनते हैं। और 11वां क्वेश्चन देखते हैं। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीन की यात्रा करने वाला प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन था, जिसने भारत की सामाजिक धार्मिक स्थिति व विस्तृत वर्णन किया? यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में चीन से कौन आता है? तो चीन से हेवेन सांग आता है। और हेवेन सांग हर्षवर्धन के समय भारत आया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय यानी बौद्ध धर्म, प्रशासन और समाज का विस्तृत वर्णन किया। और उसकी पुस्तक सी यू की, यानी ये बुक का नाम है सी यू की, भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत ये है। हाँ, जो कि हेन्स स्वांग ने लिखा था। और ये जो बी है मेगास्थनीज, ये किसके दरबारी में आता है? तो मौर्य काल का जो पहला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके काल में आता है मेगास्थनीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इसकी बुक है इंडिका। फिर देखते हैं 12वां क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर द्वारा लागू की गई दहसाला बंदोबस्त प्रणाली का संबंध किससे था? तो मुगल सम्राट जो अकबर था, जो काफ़ी महान शासक था अकबर, उसकी आंसर हो जाती है ये सी, भूमि राज व्यवस्था। तो अकबर ने राजा टोडरमल, हाँ तो देखते हैं, थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था मैं। तो 12वां क्वेश्चन का आंसर क्या था? सी, यानी भूमि राज व्यवस्था। जो 10 साला बंदोबस्त, यानी ये 10 साल यानी 10 साल का जनगणना होता था, जिसमें औसत निकाल कर उपजाऊ को ही किया जाता था। इसमें भूमि राज जस्व व्यवस्था को देखा जाता था। अकबर ने राजा टोडरमल जो था, जिसका ये उसके दरबारी में था, की सहायता से दहशाला प्रणाली लागू की। और इसमें पिछले 10 वर्ष की औसत उपज के आधार पर लगान तय किया जाता था। और यह मुगल काल की सबसे उन्नत राजव्यवस्था थी। तो कि ऐसा रिवीजन है, बाकी इसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और देखते हैं 13वां क्वेश्चन, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल माना जाता है? तो किस को माना जाता है? तो डी, समवेद को, जो कि सबसे आखिरी जो लास्ट में आता है ये। असमवेद में ऋग्वेद की रचनाओं की ज्ञान शैली की प्रस्तुत किया गया है, इसी कारण इसे भारतीय संगीत का आधार माना जाता है। 14 क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध 1757 में किन दो पक्षों के बीच हुआ था? जो प्लासी का प्रथम युद्ध होता है, वह होता है सी, यानी अंग्रेज और सिराजुद्दौला। जो प्लासी का प्रथम युद्ध होता है, यानी ये युद्ध होने के बाद ही अंग्रेज भारत पे अच्छा से शासन करने लगते हैं। तो इसको मैं अच्छे से पिछले क्लास में बताया था और आगे भी अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो प्लासी का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ और मीर जाफर की गद्दारी से अंग्रेजों की जीत हुई और भारत में ब्रिटिश शासक हुआ। यानी जो ये युद्ध हुआ था, जो मीर जाफर था, ये जो सिराजुद्दौला, ये अंग्रेजों का एक किला था फोर्ट विलियम, वहाँ पे हमला करके वहाँ की महिलाओं को मार देता है, बच्चों को मार देता है, जिसके कारण अंग्रेज जैसे मीर जाफ़र से मिलते हैं कि आप युद्ध नहीं लड़िएगा, आपको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। और ये युद्ध के मैदान से ये पीछे हट जाता है, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार जाता है और ये बंगाल पे पहला नवाब बैठा जो अंग्रेज़ों के गुलाम था, यानी अंग्रेज़ों के इशारा पे नाचता था। फिर देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई? तो स्टैटिक जीके का ये सवाल आ जाता है। तो पहली वर्ष जनगणना 1881 में हुई। और क्वेश्चन ये पूछे, भारत की पहली नियमित आधारित जनगणना कब हुई, यानी आज़ाद होने के बाद? तो 1951 में, यानी संविधान लागू होने के बाद। तो 1851 में 81 में पहली संपूर्ण और वैज्ञानिक जनगणना करवाई गई। इससे पहले 1872 में आंशिक जनगणना हुई थी, यानी आंशिक। यह स्टैटिक जीके में ये टॉपिक में अच्छे से बताया था, या नहीं भी बताया हूँ तो आगे बता दूंगा। 16वां देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सबसे बड़ा नगर हो जाता है मोहनजोदाड़ो। इसके ही देखते हैं, तो मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा नगर था। यह विशाल
स्नानागार, उन्नत जल निकासी प्रणाली था और पक्की ईंटें के मकान यहाँ मिले थे और नगर नियोजन काफ़ी अच्छी थी यहाँ की। ये जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज कौन करता है तो आरजी बनर्जी या राखालदास बनर्जी करते हैं 1922 में, जो कि ये सिंधु नदी के किनारे था। और ये जो क्या कहते हैं हड़प्पा जो थी, हड़प्पा शहर, ये इसकी खोज होती है 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, और ये रावी नदी के किनारे था। तो इस तरीके से आप ये रिवीजन करें। फिर 17 क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो यहाँ ऑप्शन तो आपको दिख ही जा रहा है, तो 1942 में हुई। तो ये आपका रिवीजन हो जा रहा है। और 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, और यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ था, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये जो विश्व युद्ध जो है इसका कारण आप लोग अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करना, ध्रुव राठी का वीडियो देख लेना, वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिए। तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ निर्णायक संघर्ष था। फिर देखते हैं 18वां क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की, यानी किस गुरु ने, तो गुरु नानक, गुरु गोविंद सिन्हा ने किया था। कब किया था तो 1699 में गुरु गोविंद सिन्हा ने खालसा पंथ की स्थापना की और 5 काकर की परंपरा शुरू की। फिर देखते 19वां क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं, तो ये बौद्ध धर्म से है। जो अजंता की गुफा है ये भी अच्छे से मैं बताया था, और अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी चित्र और जातक कथाएं चित्र है, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बाकी इसकी पीडीएफ मैं दूंगा तो आप लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा। फिर 20वां क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया गया था, तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ये सती प्रथा का विरोध लगाया गया था। तो ये मैं इंस्टा पे पोस्ट भी किया था सती प्रथा के बारे में, तो वहाँ से आप लोग ने एनिमेशन द्वारा वीडियो भी देखे होंगे। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को अवैध घोषित किया, और यह एक बड़ा सामाजिक सुधार था। यानी जो सती प्रथा था, तो उस टाइम में क्या होता था कि हाँ, किसी लेडीज़ का जो मर्दाना होता है वो डेट कर जाए यानी मर जाए, तो इसे सती होना पड़ता था, यानी आग में जलना पड़ता था। तो इसे राजा राममोहन राय ने प्रयास किया, और इसके द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये दोनों मिलके इसे अवैध घोषित कर दिया और ये बंद हो गया। जो कि अभी तो नहीं होता ऐसे, पर पहले बहुत ही ज़्यादा था। तो ये 20 क्वेश्चन हो गई, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके की सेल्फ हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, जो मैं पहले यूट्यूब में करा रहा था, तो वो चाहते तो आप इस नंबर पर मैसेज करना, आपको 15 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस नंबर पर मैसेज करना, कॉल वूल ना करना कोई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।